दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन को जानेंगे। तो यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। एन एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि आर्हेनियस थ्योरी ये कहती है कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है। तो यहाँ पर आप उसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर HCl की बात करें तो ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ और Cl- में डिसोसिएट होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर HCl अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को दे रहा है। इसलिए आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग HCl एक एसिड होता है। अगर हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ देता है। इसी तरह से यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ देता है। और अगर हम यहाँ पर HCN की बात करें तो ये भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ देता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चारों मतलब HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और HCN ये सभी अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को दे रहे हैं। इसलिए आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एसिड होते हैं। ये तो आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन हो गई है। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि एसिड को कितनी तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो अब आइए इसकी तरफ चलते हैं। एसिड को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो उनको अब यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड। तो आइए इनकी तरफ चलते हैं। पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। An acid which dissociate almost completely to give H+ ion in aqueous solution is strong acid। इसका मतलब है कि ऐसा एसिड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में लगभग पूरा डिसोसिएट हो जाता है और H+ आयन देता है तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। यहाँ पर आप उसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल होता है सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, ETC। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हो गया। अब आइए वीक एसिड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप वीक एसिड की डेफिनेशन को देख सकते हैं। एन एसिड विच डिसोसिएट इन स्मॉल एक्सटेंट टू गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज वीक एसिड। इसका मतलब है कि ऐसा एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ही कम डिसोसिएट हो करके H+ आयन देता है तो उसको एक वीक एसिड कहा जाता है। यहाँ पर आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर वीक एसिड का एग्जाम्पल होता है CH3, COOH और H2CO3। तो ये वीक एसिड के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये तो एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस के बारे में जानेंगे कि आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है। यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। ए बेस इज ए सब्सटेंस विच गिव्स OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि बेस वो सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयंस देता है। यहाँ पर आप उनका एग्जांपल भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम NaOH की बात करें तो ये एक्वस सॉल्यूशन में Na+ और OH- देता है। तो इसका मतलब है कि ये एक बेस होता है। और अगर हम यहीं पर KOH की बात करें तो ये भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में K+ और OH- देता है। तो इसका मतलब है कि ये भी एक बेस होता है। और अगर हम यहाँ पर BaOH की बात करें तो ये भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में Ba2+ और 2OH- देता है। तो इसका मतलब है कि ये भी एक बेस होता है। अब हम बेस के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि बेस को कितने तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। बेस को भी दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है वीक बेस। तो आइए हम बारी बारी करके इन दोनों तरह के बेस के बारे में जान लेते हैं। पहले हम स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। ए बेस विच डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली टू गिव OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब है कि ऐसा बेस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में लगभग पूरी तरह से डिसोसिएट होकर के OH- आयंस देता है उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। यहाँ पर आप उसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर NaOH या KOH की बात करें तो ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में लगभग पूरी तरह से डिसोसिएट होकर के OH- आयंस देते हैं। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम वीक बेस के बारे में जानेंगे कि वीक बेस क्या होते हैं। यहाँ पर आप उनकी डेफिनेशन को भी देख सकते हैं। ए बेस विच डिसोसिएट इन स्मॉल एक्सटेंट टू गिव OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज वीक बेस। इसका मतलब है कि ऐसा बेस
जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ही कम डिसोसिएट होता है तो उसको एक वीक बेस कहा जाता है। यहाँ पर आप उसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। यहाँ पर NH4OH और CaOH होल्ट वाइज ये एक वीक बेस होते हैं। तो इस तरह से ये बेस के क्लासिफिकेशन के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने आर्रीनियस थ्योरी में देखा था कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देता है। तो यहाँ पर किसी भी एसिड की H+ आयन देने की टेंडेंसी को एसिड की बेसिसिटी कहा जाता है। और इसी तरह से आपने आर्रीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा था कि बेस वो होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देता है। तो यहाँ पर बेस की OH- आयन को देने की टेंडेंसी को बेस की एसिडिटी कहा जाता है। अब अगर हम यहाँ पर बेसिसिटी या एसिडिटी की बात करें तो इसके बेसिस पर भी एसिड और बेस कई तरह के हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बेसिसिटी की बात करें तो यहाँ पर एसिड कई तरह का हो सकता है, जिसमें पहला हो सकता है मोनोबेसिक, दूसरा हो सकता है डाई बेसिक, तीसरा हो सकता है ट्राई बेसिक और इसी तरह से हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? अब जैसे मान लिया कोई एसिड है, अगर वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में एक H+ देता है तो वो मोनोबेसिक होगा। अगर वो 2 H+ देता है तो वो डाई बेसिक होगा। अगर वो 3 H+ देता है तो वो ट्राई बेसिक होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बेस की एसिडिटी की बात करें तो अगर कोई बेस अपने एक्वस सॉल्यूशन में एक OH- आयन देता है तो वो मोनो एसिडिक होता है। अगर वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में 2 OH- आयन देता है तो वो डाई एसिडिक होता है। और इसी तरह से अगर वो 3 OH- आयन देता है तो वो ट्राई एसिडिक होता है। तो ये तो आर्रीनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड और बेस के बारे में हो गया। तो अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपने आर्रीनियस की थ्योरी में देखा था कि एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है, तो यहाँ पर ये पाया गया कि H+ आयन इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम यहाँ पर H+ आयन की बात करें तो ये एक यूनिक आयन रहता है, मतलब ये एक ऐसा आयन रहता है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। H+ आयन में कोई भी इलेक्ट्रॉन न होने की वजह से इसकी रेडियस न्यूक्लियस की रेडियस के बराबर होती है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था कि H+ आयन इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में बात करें तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन वाटर के ऑक्सीजन एटम से जिस पर लोन पेयर रहता है तो वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन को हम हाइड्रेटेड प्रोटॉन भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आर्रीनियस ने जो बताया था कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है, लेकिन H+ आयन इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है। वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रेटेड प्रोटॉन के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो आइए इसको शॉर्ट में समझते हैं। यहाँ पर ये कोई H+ आयन है और यहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को दे देता है, जिससे यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो हाइड्रोनियम आयन के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम आर्रीनियस कॉन्सेप्ट की यूटिलिटी के बारे में जानेंगे, मतलब हम आर्रीनियस कॉन्सेप्ट के यूज के बारे में जानेंगे। तो आइए इसके यूज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप आर्रीनियस कॉन्सेप्ट के 2 यूज को देख सकते हैं, जिसमें पहला यूज होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैन बी अंडरस्टूड इजीली बाय दिस कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब ये है कि आर्रीनियस थ्योरी की हेल्प से हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को आसानी से समझ सकते हैं। मतलब आर्रीनियस ने जैसा बताया था कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देता है और बेस वो सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देता है। तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो वहाँ पर एसिड अपना H+ देता है और बेस अपना OH- देता है। तो आर्रीनियस थ्योरी की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में H+ और OH- मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो यहाँ पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू 57.1 किलो जूल होती है, मतलब यहाँ पर इतनी एनर्जी रिलीज होती है। और अगर हमने यहाँ पर एसिड वीक लिया है या बेस वीक लिया है तो यहाँ पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू 57.1 किलो जूल से कम हो जाती है। तो इस तरह से हम आर्रीनियस थ्योरी की हेल्प से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आर्रीनियस थ्योरी का दूसरा यूज होता है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस कॉन्सेप्ट। मतलब आर्रीनियस थ्योरी की हेल्प से हम एसिड की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आर्रीनियस थ्योरी की यूटिलिटी के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम आर्रीनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या क्या कमियां होती है। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। आर्रीनियस कॉन्सेप्ट की पहली कमी होती है आर्रीनियस कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू एक्वस मीडियम ओनली।
It fails to explain the behavior of acid and base in non-aqueous solvent like ammonia, sulfur dioxide, alcohol. इसका मतलब ये है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट केवल एक्वस मीडियम तक ही लिमिटेड रहता है। ये एसिड और बेस के बिहेवियर को नॉन एक्वस सॉल्वेंट में नहीं बताता है। ये इसकी पहली कमी होती है। इसकी दूसरी कमी होती है, according to Arrhenius concept, acid are those which gives H+ ion which is capable of independent existence. It exists as hydronium ion. मतलब आर्हेनियस ने ये बताया था कि एसिड H+ आयन देते हैं, लेकिन H+ आयन इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसके बारे में आर्हेनियस ने कुछ नहीं बताया था, तो ये इसकी दूसरी कमी होती है। अब आइए इसकी तीसरी कमी की तरफ चलते हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की तीसरी कमी होती है, देयर आर ए नंबर ऑफ सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन H+ आयन्स बट बिहेव्स एज एसिड। इसका मतलब है कि बहुत से ऐसे एसिड होते हैं जिनके पास H+ आयन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो एसिड की तरह से बिहेव करते हैं। इसके बारे में आर्हेनियस ने कुछ नहीं बताया था, ये इसकी तीसरी कमी होती है। इसकी अगली कमी होती है, देयर आर ए नंबर ऑफ सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन OH- आयन्स बट बिहेव एज ए बेस। इसका मतलब ये है कि बहुत से ऐसे बेस हैं जिनके पास OH- आयन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो बेस की तरह से बिहेव करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आर्हेनियस ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। अब आइए इसकी अगली कमी की तरफ चलते हैं। Why neutralization between HCl and ammonia is possible? It does not involve H+ and OH- ions. इसका मतलब ये है कि HCl और अमोनिया में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों होती है, जबकि वहाँ पर H+ और OH- आयन इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो ये इसकी पांचवी कमी हो गई है। तो इस तरह से आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस के बारे में हो गया है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।